ये दूसरी हिंदी की मैराथन है। आधी हिंदी हमने पहली वीडियो में कवर कर दी है, आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें। और अभी जो बची हुई हिंदी है उसको मैं आज इस वीडियो में ख़त्म कर दूंगा, पूर्णतः ख़त्म कर दूंगा इस मैराथन में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दूसरी को। और दूसरी मैराथन, पहली मैराथन शायद हमने पूर्ण विराम पर रोक दी थी आकर के, तो अभी हम यहीं से आपका विराम चिन्ह से स्टार्ट करते हैं दूसरी मैराथन को। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। विराम चिन्ह, विराम चिन्ह आप जानते हैं इसका अर्थ होता है रुकना या फिर ठहरना। ठीक है, हिंदी में प्रचलित विराम चिन्हों की संख्या है 18। जो हिंदी में प्रचलित विराम चिन्ह है उनकी जो संख्या है वो है 18। इसके अलावा सबसे पहले आप समझेंगे पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का सिंबल होता है ऐसा डंडा जो होता है ये लगा हुआ। ठीक है, और ये लगता है वाक्य के अंत में लगता है। जैसे हमने लिखा वह खाता है, तो वाक्य के अंत में हमने पूर्ण विराम लगा दिए यहाँ पर, देखें। ठीक है, क्योंकि वाक्य हमारा खत्म हो गया, वाक्य की समाप्ति पर लगता है ये। ठीक है जी, पूर्ण विराम। इसके बाद में एक होता है अर्धविराम। अर्धविराम होता है ये वाला सिंबल। ठीक है जी, इसमें क्या है, एक बिंदु ऊपर है, नीचे कोमा है, अल्प विराम है नीचे। ठीक है, तो अर्धविराम। अर्धविराम क्या होता है, अल्प विराम की अपेक्षा अधिक देर तक रुकना। ठीक है, मैं अल्प विराम आगे पढ़ाने वाला हूँ। अल्प विराम में भी हमें रुकना पड़ेगा, लेकिन अल्प विराम में थोड़े समय के लिए रुकेंगे, जबकि अर्धविराम में अल्प विराम से थोड़ी सी अधिक समय के लिए रुकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। जैसे यहाँ पर हमने लिखा किसी की क्वालिफिकेशन जब पूछी जाती है और वो बताता है हमको, तो MA ऐसे रुकेगा, फिर वो MA B.Ed इस तरीके से। तो अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा रुका। खाली अगर अल्प विराम होता तो बस इतना रुकता, MA B.Ed। समझ रहे हैं जी। चलिए अभी देखिए अल्प विराम। अल्प विराम होता है कोमा, कोमा को बोलते हैं अल्प विराम। और इसमें क्या होता है, अर्ध विराम की तुलना में कम समय तक के लिए रुकना पड़ता है यहाँ पर। जैसे हाँ लिख सकता हूँ, अगर किसी से हमने पूछा कि क्या आप इसे लिख सकते हो, तो वो बोलेगा हाँ लिख सकता हूँ, ज़्यादा देर नहीं रुकेगा हाँ के बाद में। अल्प विराम है तो बहुत थोड़े समय के लिए, बहुत थोड़े समय के लिए रुकेगा, हाँ लिख सकता हूँ, इस तरीके से। आगे देखेंगे प्रश्नवाचक है। प्रश्नवाचक का सिंबल आप जानते होंगे, ये क्वेश्चन मार्क शब्द जो कौन कब कहाँ क्यों कैसे ऐसे अगर शब्द आते हैं, या फिर क्या आप जाए, यानी जिससे ये पता चले कि कोई प्रश्न पूछ रहा है आपसे, कोई भी ऐसा सेंटेंस जिससे पता चले कि प्रश्न पूछा जा रहा है इसमें, तो वहाँ पर उसके अंत में क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाते हैं। जैसे यहाँ पर ये लगा हुआ है कि वह क्या खाता है, तुम क्यों रोते हो, वह कहाँ जाता है, ऐसे सारे सेंटेंस, क्या वह ठीक है, ये सारे जो सेंटेंस होते हैं इनमें सभी में आपका प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। चलिए अच्छा, एक और बात बता दूं मैं, ये जो विराम चिन्ह है ना, ये हिंदी भाषा में सबसे ज़्यादा प्रयोग करे जाने वाला चिन्ह है। सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाने वाला चिन्ह है विराम चिन्ह, सॉरी विराम चिन्ह नहीं, अल्प विराम। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला चिन्ह है अल्प विराम। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है तो आप इसका आंसर बड़े आराम से टिक कर देंगे। इसके अलावा यहाँ देखेंगे यह है विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह एक डंडा होता है यानी पूर्ण विराम, और उसके नीचे लगा देते हैं एक बिंदी। इस चिन्ह को बोलते हैं विस्मयादि चिन्ह। आपको बना हुआ दिखाई दे रहा होगा। इसमें हम अपनी खुशी, अपने दुख, अपने मन के भाव, ऐसे सेंटेंस में इसका यूज़ करते हैं जब खुशी, दुख, भाव, प्यार, इन सब को प्रकट करना होता है। जैसे वाह कितना बढ़िया काम करा आपने, कोई दुख हो गया, हाय ये कैसे हो गया, तो इन सब शब्दों के आगे इसको यूज़ करते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा अगला चिन्ह है आपका उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह जो होता है ये होता है ऐसे कोमा, डबल डबल जो टिक होते हैं। उद्धरण चिन्ह का अर्थ आप समझते हैं, इसमें उद्धरण किया जाता है, किसी चीज़ों का उद्धरण, किसी चीज़ को लिया जाना, किसी के कथन को हमने जो का त्यों लिख दिया एक तरीके से, तो वही होता है उद्धरण चिन्ह। आगे देखेंगे इसमें इन्वर्टेड कोमास बोलते हैं इसको शायद इंग्लिश में। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह एक छोटा सा माइनस का चिन्ह सा लग जाता है, ये जो लगा हुआ है योजक चिन्ह। ठीक है, इसको कहाँ लगाते हैं, इसको विलोम शब्द जैसे शब्दों में लगाते हैं, जैसे दुख सुख, पाप पुण्य, ऐसी जगह इसका यूज करते हैं। एक दूसरे का जहाँ अपोजिट शो हो रहा हो, ठीक है, शब्द का यूज़ करते हैं। और यही जो योजक चिन्ह है ये आपका कहाँ मिलेगा, आपको समास पढ़ेंगे एक हम, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में भी आपको ये योजक चिन्ह मिलेगा। एक चिन्ह होता है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह का अर्थ क्या है कि निर्देशक चिन्ह होता है ऐसा ही माइनस होता है, लेकिन ये थोड़ा बड़ा होता है। समझ पा रहे हैं, जैसा आपका योजक चिन्ह है ना,
योजक चिन्ह की तरह ही होता है, लेकिन ये थोड़ा सा कैसा होता है, बड़ा होता है, तो इसको निर्देशक चिन्ह बोलते हैं। ये कहाँ यूज किया जाता है, कि संवाद सूची के नाम लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है, संवाद सूची में नाम लिखने के लिए। ठीक है जी। जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ, यहाँ लिखा हुआ है जैसे कि रमेश, इसके आगे अब हमने लगा दिया निर्देशक चिन्ह। अब रमेश के बारे में या तो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, संवाद कर रहे हैं उससे, समझ नहीं क्या लिखा कि तुम कहाँ रहते हो, तो ऐसी जगह पर हम इस निर्देशक चिन्ह का यूज़ करेंगे। ठीक है। आगे एक आता है कोष्टक। अगर मैं कोष्टक की बात करूं तो कोष्टक से आप भली भांति परिचित होंगे कि 3 तरीके के कोष्टक होते हैं। जो एक अंदर बना हुआ है, इसको बोलेंगे आपका छोटा कोष्टक, इससे बाहर की तरफ बना हुआ है, इसको बोलेंगे बड़ा कोष्टक, और सबसे बाहर की तरफ बना हुआ है, इसको बोलेंगे मझला कोष्टक। ठीक है जी, छोटा और मझला कोष्टक। तो 3 तरीके के कोष्टक होते हैं, आप जानते हैं। सबसे पहले छोटे कोष्टक का यूज करते हैं, फिर बड़े का यूज करते हैं, और जब भी तीसरा भी अगर हमें लगाना पड़ जाए तो वहाँ पर हम मझला कोष्टक का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए। इसके अलावा एक आता है यहाँ पर हंसपद। हंसपद को ही त्रुटि बोधक भी कहते हैं। हंसपद को ही क्या बोलते हैं, त्रुटि बोधक। त्रुटि बोधक कई बार ऐसा नहीं होता, जैसे हमने देखा स्वतंत्रता मेरा, अब जन्म सिद्ध छूट गया यहाँ पर, तो हमने ये हंसपद का चिन्ह का यूज करा, ये वाला जो चिन्ह है हंसपद अधिकार है, तो इससे हम समझ गए कि ऊपर वाला जो शब्द है वो भी हमें इसी लाइन में मिलाना है। तो इसी को बोलते हैं हंसपद या त्रुटि बोधक चिन्ह। ठीक है, जब त्रुटि हो जाए वहां पर इसका हम यूज करेंगे। आगे देखते हैं। रेखांकित चिन्ह, किसी भी लाइन में किसी विशेष शब्द के नीचे अंडरलाइन कर देते हैं, इसको हम रेखांकित चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, तो इस बात को भी आप भली भांति जानते होंगे कि रेखांकित चिन्ह कौन सा होता है। तो रेखांकित चिन्ह आप समझ गए। इसके अलावा लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह किसी चीज़ की शॉर्ट फॉर्म लिखने के लिए लाघव चिन्ह का यूज़ करते हैं। शॉर्ट फॉर्म जैसे हम डॉक्टर में नहीं लिख देते, डे आ ऊपर लगा कर जीरो बना देते हैं, ये जो जीरो है यही है लाघव चिन्ह। डॉक्टर में एम हाँ लिख दिया, मास्टर जी यहाँ लिख दिया। ठीक है ना। इसी तरीके संक्षिप्त रूप लिखने के लिए MA BEd जैसे हम संक्षिप्त रूप लिखते हैं इनका, तो वहाँ पर भी हम इस योजक इसका आपका लाघव चिन्ह का यूज करते हैं। इसके अलावा अब एक चिन्ह आता है लोप चिन्ह। लोप चिन्ह बोलते हैं डेड 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 डैश। कोई शब्द लिख के, जैसे यहाँ पे लिखा परीक्षा डेड 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 डैश आ गई। अब इसका मतलब है कभी पहले से ही किसी ना किसी चीज़ की बात चल रही होगी, जैसे 10th की परीक्षा की बात चल रही हो, या हम किसकी बात करें, अभी पैट के परीक्षा की बात चल रही हो कि पैट की परीक्षा डड 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 डड। ठीक है, तो इसका अर्थ है कि अभी परीक्षा आ गई तो हम तुरंत समझ जाएंगे अभी पैट की परीक्षा ही आ गई, क्योंकि बात ही पैट की परीक्षा की चल रही है। समझ रहे हैं ना। तो इसको हम लोप चिन्ह बोलते हैं। बीच की बातों को गायब कर देना, परीक्षा कौन सी ये नहीं बताई, इसका मतलब ये बात पहले ही चर्चा में हो चुकी है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक है आपका अपूर्ण विराम। अपूर्ण विराम होते हैं ऊपर भी बिंदी नीचे भी बिंदी, इसको अपूर्ण विराम बोलते हैं। बिंदी, अपूर्ण विराम, ऊपर बिंदी नीचे बिंदी। ठीक है, अपूर्ण विराम, इसका मतलब भी रुकना होता है। ठीक है जी, इसका मतलब भी रुकना होता है। आगे देखेंगे पुनरोक्ति सूचक चिन्ह। पुनरोक्ति सूचक चिन्ह आप समझते हैं, ऐसे 2 कौमे से यहाँ बना देते हैं। जब हमें ऊपर की बात कोई नीचे एज इट लिखनी हो, ऊपर की बात नीचे हमें एज इट लिखनी हो, जो कि त्यों लिखनी हो, तो हम इन चिन्हों का यूज करते हैं। तो इसी को हम पुनरोक्ति सूचक चिन्ह बोलते हैं। आगे देखेंगे विवरण चिन्ह। किसी चीज़ का अगर हमें विवरण लिखना है तो हम इस चिन्ह का यूज करते हैं, इस वाले चिन्ह का, तो इसको बोलते हैं विवरण चिन्ह। समझ रहे हैं। जैसे मैंने लिखा प्रकाश मंडल, तो प्रकाश मंडल के आगे मैं इस चिन्ह को लगाऊंगा, फिर प्रकाश मंडल के बारे में चीज़ें लिखूंगा, जैसे हेडिंग वगैरह हम डालते हैं ना। तो यही होता है आपका प्रकाश मंडल हुआ, और भी हम कोई भी टॉपिक ले सकते हैं, तो वहाँ पर हम विवरण चिन्ह का यूज़ करते हैं। तारक चिन्ह। तारक चिन्ह में क्या होता है, आपका स्टार लगा हुआ मिल जाएगा आपको निशान करने के लिए। इसको हम पाद टिप्पणी के लिए यूज करते हैं। तारक चिन्ह को पाद टिप्पणी के लिए यूज करते हैं। स्टार की जगह कई बार आपको प्लस भी लगा हुआ मिल जाता है। ठीक है जी, तो ये सब चिन्ह आपको मिलेंगे, इनको तारक चिन्ह बोलते हैं, किसी विशेष चीज़ पर ध्यान दिलाने के लिए।
विस्तारक चिन्ह का यूज करते हैं। आगे अगर हम देखें, आगे इसको देखते हैं, योग चिन्ह। योग चिन्ह कौन सा होता है? प्लस के चिन्ह को ही योग चिन्ह बोलते हैं हम, आप जानते ही, प्लस का चिन्ह, इसी को क्या बोलेंगे? योग चिन्ह बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं जी। तुल्यकता सूचक चिन्ह है, तुल्यांक चिन्ह भी इसको हम बोलते हैं। तुल्यता, जो बराबर का निशान होता है ना, इसी को हम तुल्यता सूचक बोलते हैं। एक होता है आपका त्रियक रेखा। ये जो त्रियक रेखा है, ये वाली त्रियक रेखा आपने ऐसे लिखी हुई देखी होगी कि राम, जैसे मैंने लिख दिया आपके लिए, राम त्रियक रेखा श्याम। इसका अर्थ होता है राम या, इस त्रियक रेखा का मतलब है या फिर अथवा श्याम। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो या अथवा के लिए यूज करते हैं इस त्रियक रेखा का। एक है आपका इसमें समाप्ति सूचक चिन्ह। समाप्ति सूचक चिन्ह में आप या तो ये वाला चिन्ह यूज कर सकते हैं समाप्ति सूचक में, किसी कहानी की कोई समाप्ति हो गई हो तब हम इसका यूज करते हैं। चैप्टर की समाप्ति, आप अपनी बुक में देखना कहीं भी, जहाँ भी चैप्टर की समाप्ति होगी, या तो आपको ये चिन्ह मिलेगा 3 बार, 3 चीज़ें मिलती हैं यानी एक साथ, या फिर 3 स्टार मिलेंगे आपको, या 3 आपको ऐसे बॉक्स से मिलेंगे, रेक्टेंगल। ठीक है, इन्हीं को हम समाप्ति सूचक चिन्ह बोलते हैं। एक है आपका अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह ये वाला होता है, इसमें हम किसी कथन या किसी नारे को ज्यों का त्यों एज इट लिखना, जब लिखते हैं तब इसका यूज करते हैं अवतरण चिन्ह का। जैसे गांधी जी ने करा था करो या मरो, तो करो या मरो जब भी हम लिखेंगे शब्द, तो उसमें हम अवतरण चिन्ह का यूज करेंगे ऐसा लगा के। इसका अर्थ हो गया कि ये जो शब्द लाइन जो लिखी है, ये किसी ना किसी विशेष व्यक्ति ने कही है आपसे पहले। ठीक है जी, तो ये अवतरण चिन्ह हो गया। तो विराम चिन्ह का जो टॉपिक था वो यहीं पर ख़त्म हो जाता है। सारे चिन्हों के बारे में मैंने बताया, सारे चिन्हों का यूज कहाँ पर होगा ये भी मैंने बताया आपको। एक चीज़ और आपको याद रखनी है, कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या 20 मानी जाती है। कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी मानी जाती है? 20 मानी जाती है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। काल, आगे देखेंगे हम काल। तो काल के बारे में अगर हम जाने तो देखिए भी काल होते हैं, काल के भेद होते हैं 3। काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। अगर आप इनको भी नहीं समझ पाए तो आप मतलब समझो कि गर्त में हो। ठीक है ना? तो वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, ये 3 काल होते हैं। वर्तमान काल की अगर मैं बात करूं तो 5 भेद होते हैं वर्तमान काल के। कौन कौन से वर्तमान काल के 5 भेद हैं, जरा पढ़ के देखें। बिल्कुल देखते हैं। एक होता है सामान्य वर्तमान, जिसमें हमें देखते ही पता चल जाए कि वर्तमान की सामान्य स्थिति है, बात कर रहा है। जैसे वह पढ़ता है तो वह पढ़ता है, वो सामान्य स्थिति है बिल्कुल। एक होता है तात्कालिक वर्तमान। तात्कालिक, ये तो देखो ये कह रहा है कि वह पढ़ता है, यानी ये जो लड़का है ये पढ़ता तो है, पर उसका ये नहीं पता कि आप पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा। समझ रहे हैं ना? तो यह है सामान्य स्थिति। तात्काल वर्तमान का अर्थ है कि प्रेजेंट टाइम में पढ़ रहा होगा वो बैठकर, जैसे ये कह रहा है आपसे कि वह पढ़ रहा है। एक होता है पूर्ण वर्तमान। पूर्ण वर्तमान का मतलब अपने काम को पूर्ण कर चुका, जैसे वह पढ़ चुका है। आगे एक होता है आपका संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध वर्तमान का मतलब इसमें भविष्य की बात कही जाएगी। एक तरीके से हम इसमें ये नहीं सकते कि यार पढ़ता ही है या नहीं पढ़ता, यानी गारंटी नहीं। जैसे हमने सेंटेंस बोला वह पढ़ता होगा, पढ़ता होगा हमें क्या पता। समझ रहे हैं? संदिग्ध बात है। एक है संभाव्य, जो होता संभाव्य, सॉरी इसको संभाव्य बोलेंगे, संभाव्य वर्तमान। संभाव्य वर्तमान का क्या अर्थ है? वह पढ़ता हो, ये हम संभावना करते हैं, संभावना कर रहे हो जहाँ कि वह पढ़ता हो। तो 5 तरीके के आपको मैंने वर्तमान काल बताए हैं, उम्मीद है आप समझ पाएँ। इसके अलावा हम देखेंगे भूतकाल, और भूतकाल के भी 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक तो सामान्य भूत, इसको देखते ही पता चल जाए कि सामान्यतः भूतकाल की बात हो रही है। सीता गई, सीता यानी गई, भूतकाल की बात है, काम हो गया बिल्कुल।
एक होता है आपका आसन्न भूत। आसन्न भूत की बात करूं तो सीता गई है। यहाँ पर बिल्कुल आसान तरीके से आपको बता रहा है, निश्चित तौर पर बात ये कह रहा है कि सीता गई है, सीता गई है, कोई आपको बता रहा है इस बारे में। ठीक है, आगे पूर्ण भूत का अर्थ है काम कंप्लीट हो चुका, कि सीता गई थी, काम कंप्लीट हो गया, नहीं जाने का काम भी उसका कंप्लीट हो गया, समझ रहे हैं जी। उसके बाद में अपूर्ण भूत, अपूर्ण भूत का अर्थ है क्या भी चल रही है, इसका मतलब कि सीता जा रही थी, यानी सीता भी पहुंची नहीं है जहां जा रही थी, वो बस जा रही थी, चलती हुई उसने देखी, जा रही थी, पहले देखी थी, जा रही थी, समझ रहे हैं ना। चलिए अब संदिग्ध भूत हो जाएगा एक आपका। संदिग्ध भूत में वही पता नहीं है पक्का, सीता गई होगी, पक्का नहीं पता गई है नहीं गई, लेकिन गई होगी। इसके अलावा एक छठा जो आता है, आता है हेतु हेतु मत भूत। हेतु हेतु मत, हेतु हेतु मत भूत का क्या अर्थ है? सीता जाती, सीता जाती यानी क्रिया होने वाली थी, हुई नहीं, समझ पाए आप? तो हेतु हेतु मत, इसका अर्थ है कि क्रिया होने वाली थी लेकिन हुई नहीं किसी कारणवश, यानी सीता जाती पर ना गई भैया। तो ये जो आपके हैं ये आपके भविष्य काल के, सॉरी भूतकाल के भाग हो गए। और यहाँ पर अगर हम देखें भविष्य काल की बात करें तो भविष्य काल के 3 भेद होते हैं जी। कौन कौन से? सामान्य भविष्य, जिसे शेखर पढ़ेगा, पढ़ेगा आगे से शेखर, ठीक है ना, सामान्य बात हो गई यहाँ पर। एक होती है संभाव्य भविष्य। संभाव्य भविष्य में क्या करेंगे? संभव है शेखर पढ़ेगा, यानी हम इसमें संभावना जता रहे हैं कि भाई अब शायद शेखर पढ़ सकता है, शायद भी सब इसमें यूज करेंगे, शायद शेखर पढ़ेगा, ये संभावना है, पक्की नहीं पता। एक इसमें भी है हेतु हेतु मद भविष्य। हेतु हेतु मद भविष्य में कि छात्रवृत्ति मिले तो शेखर पढ़ेगा, एक शर्त रख दी इसमें, कंडीशन नहीं, एक क्रिया का होने दूसरी क्रिया पर निर्भर कर दिया कि अगर छात्रवृत्ति मिली तभी जा करके शेखर पढ़ेगा, वो रख दी इसमें शर्त एक तरीके से कि पहली अगर कंप्लीट हुई तब दूसरी कंप्लीट होगी, शर्त। तो उम्मीद है आप ये तीनों तरीके के इसको समझ। और अभी हम पढ़ेंगे समास। समास एक बिल्कुल नया ही अंदाज होगा समास पढ़ने का, आप देखेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से समास हम पढ़ेंगे। 6 के 6 समास बहुत आसानी से हम सॉल्व कर देंगे। पहले समझते हैं समास का अर्थ क्या होता है। समास का अर्थ होता है संक्षिप्त कथन, किसी बात को संक्षिप्त रूप में लिखना, यही समास का अर्थ होता है। आगे देखेंगे, 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, 2 शब्दों से अधिक शब्द से मिलकर बने हुए शब्दों को कहते हैं, 2 या 2 से अधिक। कुल मिलाकर ये कहना चाह रहा है कि समास जो है या तो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ होगा या फिर 2 से अधिक शब्द भी इसमें इंक्लूड किए जा सकते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास संक्षिप्त रूप होता है, ये भी मैंने आपको बात बताई। समास मुख्यतः 6 प्रकार का होता है। कौन कौन से 6 प्रकार? उन 6 प्रकारों को आपको पता होना चाहिए, अन्यथा आप बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे अगर आपको 6 प्रकार नहीं है तो समझेंगे। पहला प्रकार होता है अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठा है बहुव्रीहि समास। ये 6 के 6 टाइप में समास के, और आप इनको चुटकियों में याद कर लेंगे, चुटकियों में बड़े आसानी से इनके सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास क्या कहता है आपसे? अव्ययी भाव समास कहता है कि इसका पहला पद जो है वो प्रधान होगा। पहला पद क्या होगा? प्रधान। पहले पद को ही हम पूर्व पद भी कहते हैं, तो पूर्व पद क्या होगा? इसका प्रधान होगा, यानी इसमें जो पहला पद है ना उससे पैसा महसूस पड़ेगी। भाई 2 पद होंगे, मैंने आपको बताया 2 या 2 से अधिक पद होते हैं समास में, तो इसका जो पहला पद है वो इम्पोर्टेंट है, उसी से हम पहचान भी कर पाएंगे अव्ययी भाव समास की। समझ पाए जी? पहला पद, अब पहचान क्या करेंगे इसकी? कि जो पहला पद है ना, पहले पद में क्या होगा कि पहले पद में उपसर्ग होगा। पहले पद में क्या होगा जी? उपसर्ग होगा। अब उपसर्ग कौन कौन से होते हैं ये आप पहले पढ़ चुके हैं उपसर्गों के बारे में। अनु, आ, प्रति, ऐसे जो होते हैं ये उपसर्ग होते हैं। अनु, आ, प्रति, इनको उपसर्ग बोलते हैं। तो पहला पद क्या होना चाहिए जी? उपसर्ग होना चाहिए।
और उपसर्ग की मैंने आपको कंडीशन भी बता दी, ठीक है। इसके अलावा अब बात करते हैं आपसे एग्जाम्पल की। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिखा यहाँ पर, प्रतिदिन, प्रतिदिन। तो अब इसमें प्रति जो है ये उपसर्ग है, प्रति पहला पद है और दिन दूसरा पद है, तो पहला पद प्रधान होता, पहले पद से ही हम पहचान गए कि प्रति तो यार उपसर्ग है, प्रत्येक दिन की बात कर रहा है। तो ये आपका हो गया अव्ययी भाव समास। एक हो गया इसमें जैसे हमने लिखा आजीवन, या आजन्म भी लिख सकते हैं, आजीवन भी लिख सकते हैं, ठीक है, आमरण भी लिख सकते हैं, ये सब इसके उदाहरण है। तो आ क्या है, आ भी एक तरीके का आपका देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ये उपसर्ग है। तो ये क्या बन गया आपका पूरा जो समास है, अव्ययी भाव समास बन गया। उम्मीद है आप इसको समझ पाए हैं। इसकी यही ट्रिक है कि आपको दो चीज़ें इसमें देखने को मिलेंगी। एक तो इसमें संधि हो रही होगी, संधि विच्छेद हम पढ़ेंगे शायद, अगर नहीं पढ़ी है तो संधि हो रही होगी। दूसरी बात इसमें उपसर्ग। आगे देखें, तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष जो समास ये अपने आप में भी कई तरीके का होता है। अपने आप में जो हमने कारक पढ़े थे ना, कारक के 6 प्रकार इसी में शामिल हैं तत्पुरुष समास में। तो इसका क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर यानी दूसरा पद प्रधान होता है तत्पुरुष का, और कारक चिन्ह छुपे हुए होते हैं इसमें। कारक चिन्ह होते हैं लेकिन छुपे हुए। जैसे एग्जाम्पल के लिए गगनचुंबी, तो हम इसका अर्थ निकालेंगे गगन को चूमने वाला, और जहां को आ जाए वो होता है कर्म तत्पुरुष। कारक की अगर बात करें तो कर्म नहीं होता, कर्म कारक, तो कर्म का लग रहा है अगर इसमें, तो उसका नाम देंगे हम कर्म तत्पुरुष, ठीक है जी। आगे जैसे करुणापूर्ण, तो करुणा से पूर्ण, तो से आ गया, से दोनों में लगता है, एक अपादान बताया था मैंने, एक कर्ण बताया था। अब अपादान जब लगता है जब चीज दूर हो रही हो, लेकिन करुणा से पूर्ण है वो, यानी करुणा उसके अंदर है, छुपी हुई है उसमें, तो दूर नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये कर्ण तत्पुरुष हो गया। बात आई जी समझ में, ये कर्ण तत्पुरुष हो गया। जैसे एक शब्द देशभक्ति, देशभक्ति जो है ये होता है देश के लिए भक्ति, इसका अर्थ है देश के लिए भक्ति। तो भाई यहाँ पर के लिए आ गया, और के लिए बताया था मैंने संप्रदान के लिए, हो गया आंसर। आगे देखेंगे धनहीन। अगर आपने पहली वीडियो नहीं की है ना मैराथन की, तो पहली जरूर देख लेना, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक मैंने उसी वीडियो में कवर कराए थे। उसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप देख सकते हैं उस वीडियो को, ठीक है। दोनों वीडियो में आपकी कंप्लीट हिंदी हो जाएगी। धनहीन, धनहीन का अर्थ है धन से हीन। अब धन यहां से दूर गया उससे, तो जब दूर जाए कोई चीज तब होता है अपादान, तो अपादान तत्पुरुष हो जाएगा यहां पर। आगे देखेंगे, आगे है आपका राजपुत्र, तो राजा का पुत्र, संबंध बता रहा, संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। आगे एक यहाँ पर आया पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में उत्तम, तो मैं आ गया, मैं बताता अधिकरण को, मैं पर, ये जो शब्द होते हैं मैं पर पे अधिकरण को बताते हैं, तो ये अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। उम्मीद है आप इसके सारे भेदों को समझ पाए हैं। एक आप देखें कुछ तत्पुरुष भेद, ये जैसे संस्कृत का है, जो इसको बोलते हैं न्याय, न्याय तत्पुरुष बोलते हैं इसको, तो ये संस्कृत का भाग है वैसे तो, पर कभी कभी ये हिंदी में आ जाता है, तो इसको आप पढ़ने से, इसमें क्या होता है कि पूर्व पद में निषेध सूचक या नकारात्मक शब्द आते हैं, जैसे ए, अन, ना, ने, गैर, ऐसे शब्द लगे हुए आएंगे। जैसे देखा हमने अधर्म, ए आ गया, यानी ना धर्म की बात कर रहा है, तो ये भी तत्पुरुष है, नियत तत्पुरुष। संस्कृत का है जनरली, पर हिंदी में कभी कभी ये आ जाता है, तो इसलिए इसको अलग से हम पढ़ रहे हैं। अनावश्यक, गैर वाजी और अनिष्ठ, इसका अर्थ आपका नहीं होगा, नहीं के लिए कहने चाह रहे हैं, ये शब्द निषेधात्मक है, तो ये नियत तत्पुरुष के अंतर्गत आते हैं। आगे पढ़ें, चलिए आगे अगला टॉपिक है आपका कर्मधारय, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। कर्मधारय,
तो कर्मधारय समास जो होता है आपका, जिसका पहला पद विशेषण होता है और दूसरा जो पद है वो विशेष्य होता है। या हम दूसरी परिभाषा इसमें देख सकते हैं, एक पद उपमान होता है, दूसरा पद उपमेय होता है। कैसे, आगे देखते हैं कैसे। ये कौन सा कर्मधारय होगा, बिल्कुल कर्मधारय है। विशेषण की बात करी जाएगी। विशेषण होता है विशेषता बताने वाले शब्द, और विशेष्य होते हैं जिसकी विशेषता बताई जाए। ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ आपको। जैसे हमने लिखा नील गगन, नील गगन लिखा, तो इसका अर्थ है कि नीला है जो गगन, यानी गगन की विशेषता बताई जा रही है कि गगन कैसा, नीला है। तो जब विशेषता बताई जाए दूसरे शब्द की और पहला शब्द बता रहा हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कर्मधारय। तो ये कर्मधारय का उदाहरण है। ठीक है जी। जैसे एक है ये दुरात्मा, यानी बुरी है जो आत्मा, यानी आत्मा के बारे में बता रहा कि आत्मा बुरी है, तो दुरात्मा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, कर्मधारय। बोलो बात क्लियर है क्या। अब उपमेय और उपमान का क्या अर्थ है, जिसकी उपमा दी जाए, किसी को किसी के समान बताया जाता है इसमें, और जिसका उपमा की जाए। जैसे अब समझते हैं, कनक लता, कनक के समान लता, यानी लता की क्या बताई जा रही है, जिसकी उपमा दी जाए। उपमा दी जा रही है किसकी, कनक की, और उपमा की जा रही है किसकी, लता की। लता की तुलना करी जा रही है कनक से, तुलना करी जाती है इसमें कि कनक के समान लता, कनक के समान लता। तो इसमें भी क्या अर्थ आएगा आपका, इसमें भी कर्मधारय समास हो जाएगा। ऐसे एक घनश्याम, घन के समान श्याम, घन के समान श्याम। ठीक है जी। तो ये भी क्या आ जाएगा आपका, ये भी आ जाएगा किसके अंतर्गत, कर्मधारय के अंतर्गत। चलिए आगे देखते हैं द्विगु। और द्विगु तो इतना आसान समास है कि इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। इसमें क्या होता है कि संख्यावाची समास है ये। इसका पहला पद संख्यावाची होता है, पहला पद जो होता है ना उसमें संख्या होती है। इसमें देखेंगे कैसे। त्रिफला, यानी तीन आ गया पहले पद में, तीन फलों का समाहार। पंचवटी, पाँच आ गया। नवग्रह, नौ आ गया। समझ पा रहे हैं। तो ऐसी संख्या आएगी पहले पद में जरूर, तो इसी को हम क्या कहेंगे, द्विगु समास कहेंगे। बहुत ही आसान है। उसके बाद में आता है आपका द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या है, दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह, या तो योजक चिन्ह मिलेगा आपको, मैंने अभी चिन्ह पढ़ाए थे योजक चिन्ह ऐसा वाला, या फिर आपको और को दर्शाया जाएगा। ट्रिक देख लेते हैं इसकी। दोनों एक दूसरे के विलोम होंगे इसमें, दोनों जो शब्द होंगे ना वो एक दूसरे के विलोम शब्द होंगे। एग्जाम्पल के लिए राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, सुख दुख और दुख, माता पिता, माता और पिता। समझ पा रहे हैं आप, दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। तो ये सभी आपका जो है द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएंगे। आगे हम देखें, आगे आता है छठा आपका बहुव्रीहि समास। कोई पद प्रधान नहीं होता इसमें, दोनों शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनता है। पहली बात तो ये समझा हमने कि इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता। दूसरी बात हमने ये समझी कि दोनों पदों को जब मिला देंगे ना तो एक नया ही शब्द बनेगा इसमें। और ज़्यादातर मैं एक ट्रिक बता देता हूँ आपको। ट्रिक है कि इसमें भगवान के नाम होंगे। इसमें क्या नाम होंगे, भगवानों के नाम होंगे इसमें, ज़्यादातर भगवानों से संबंधित। देखें आगे, चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल है इसका दशानन। आप जानते हैं दशानन भगवानों की कथा में ही था। 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात रावण। रावण की बात की गई यहाँ पर। पीताम्बर, पीत है अंबर जिसके, अर्थात विष्णु। एक दंत, एक है दांत जिसका, अर्थात गणेश। तो ऐसे शब्द आएंगे यहाँ पर। बहुव्रीहि समास बड़े आराम से इसको लगा लेंगे। उम्मीद है आप ये पूरा समास का टॉपिक। अभी यहाँ पर हमारी संधि चलेगी, लेकिन संधि से पहले हमें वर्ण पढ़ने पड़ेंगे। शायद मैंने वर्ण पहली वीडियो में आपको बता दिए हैं, आप उस वीडियो को देख लें, तभी हम संधि को कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए संधि शुरू करते हैं। वर्ण आप जरूर देख लें, वर्ण के बिना आप संधि नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जनरली संधि 3 प्रकार की होती है जी। स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है, विसर्ग संधि होती है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, 3 प्रकार की संधि आप पढ़ें। अब देखते हैं यहाँ पर स्वर संधि की बात अगर मैं कर लूँ आपसे, तो स्वर संधि जो होती है 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि जो स्वर और स्वरों से मिलकर बनी होती है। 5 प्रकार की संधि आपको याद रहनी चाहिए। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, आयादि संधि। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, आयादि प्रकार की संधि आपकी होती है स्वर संधि। खाली स्वर संधि की बात करिए।
चलिए, तो मैंने बताया यहाँ पर कि स्वर संधि आपकी 5 प्रकार की होती है। पांचों प्रकार आपको पता होने हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। अभी इनकी पहचान मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए दीर्घ संधि में क्या होगा, आप सबसे पहले समझिए दीर्घ संधि को। ये स्वर संधि के भाग हैं सारे। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि में क्या होगा, अकह सर्वेणु दीर्घ, अकह सर्वेणु दीर्घ, ये नियम है इसका, अकह सर्वेणु दीर्घ। ठीक है, नियम अगर आप नहीं भी याद कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप इसको समझें बड़े आराम से, आप इसको समझ पाएंगे। दीर्घ संधि में होता क्या है मेरे भाई कि ए या आ मिलते हैं, और किससे मिलते हैं, ए या आ से ही मिलेंगे, यानी अपने समजातीय से ही मिलेंगे, अपने समजातीय से ही मिलेंगे। और हमेशा हमेशा बड़ा अक्षर बनाएंगे, हमेशा क्या बनाएंगे, बड़ा अक्षर बनाएंगे, इन दोनों में जो भी बड़ा होगा, इन दोनों में खाली। ऐसे ही ई से मिलेंगी लेकिन बड़ी ई बनाएंगी, उ से मिलेंगे लेकिन बड़ा उ बनाएंगे, री से मिलेगा और री ई बनाए, इसको हम बोलते हैं दीर्घ संधि। एग्जाम्पल के तौर पर हम जान लेते हैं। आप देखें इसको, परम प्लस अर्थ। अब परम के अंत में देखो ये जो पे है ये पूरा बना हुआ है, इसे पूरे पे को जब मैं तोड़ूंगा तो एक तो आधा में बनेगा इसमें, सॉरी में, और एक बनेगा इसके अंदर ए, में और ए, यानी इसका अंतिम अक्षर लेना हमें ए मिल गया। और अर्थ में भी हमें पहला लेना, अर्थ में क्या मिलेगा हमें ए, तो ए और ए मिलकर क्या बनाएंगे, आ बनाएंगे। समझ गए, इसीलिए परम के बाद में हमने आ का डंडा लगा दिया, आ, और बाकी जो बचा हुआ था उसको ज्यों का त्यों लिख दिया, परमार्थ। बोलो बात समझ में। संधि थोड़ी सी अलबेली होती है, कठिन भी होती है समझने के लिए, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे पहचान कर तो बड़ा ही आसान है। ऐसे ही आप देखें कविंद्र, कविंद्र को अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो कवि प्लस इंद्र बन जाएगा। लघुर्मी को करेंगे तो लघु प्लस उर्मी बन जाएगा। और एक है आपका ये क्या है, होत्रकार। ठीक है, होत्रकार, तो होत्रकार को जब आप तोड़ेंगे तो होत्र प्लस रिकार बनेगा। आगे देखेंगे, री बोलते हैं हम इसको हमेशा। गुण संधि की बात करें, गुण संधि का फॉर्मूला देखो ये है, आद गुण है, आद गुण है, आद गुण है का अर्थ। अब ये फॉर्मूला आप ना भी पढ़ें, संस्कृत के फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। अब इसमें क्या होगा, तो ए और आ से ही मिलेंगे, आ का जो भी मिलेगा, ए और आ से ही मिलेंगे, ऐसे आ से ही मिलेंगे। लेकिन अब क्या क्या मिलेंगे, तो पहले तो मिलेगा ई या बड़ी ई, तो ये बन जाएगा ए, समझ गए जी। फिर मिलेगा ऊ या बड़ा ऊ, तो वो बन जाएगा ओ। फिर मिलेगा री, तो री मिलेगा जब बन जाएगा अर। बोलो बात समझ में आई। अगर री मिला तब क्या बन जाएगा, अर बन जाएगा। अब देखते हैं, जैसे देखो मैं इसकी एक और ट्रिक आपको बताऊं। इसमें आप देखेंगे कि संधि जब मिली हुई होगी तो बीच में आपको एक ही मात्रा मिल सकती है, ओ की मात्रा मिल सकती है, यानी एक मात्रा मिलेगी कुल मिलाकर आपको, या फिर आपको ये वाला रे मिल सकता है। ये 3 ट्रिक हैं आपके लिए, 3 चीज। एक मात्रा मिलेगी ये वाली ए की, ओ की मात्रा मिलेगी एक ये वाली, या फिर ये री की मात्रा मिलेगी। ठीक है जी, ये ट्रिक है आपके लिए। अब देखें, आप देखो देवेंद्र, देव प्लस इंद्र, चंद्रोदय, चंद्र प्लस उदय। जब इनका संधि करेंगे ना तो ये मात्रा जो ये हट जाएगी, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे, ये जो मात्रा होगी ये हट जाएगी शब्द में से। ठीक है, चलिए, और आप समझेंगे मात्रा जब हटेगी तो एक ही मात्रा की जगह पे तो बन जाएगा ई बनेगा छोटा या फिर बड़ा। ओ की मात्रा की जगह जब हटेगी तो ऊ बनेगा या तो छोटा या बड़ा, वो हमें समझना होगा। और जब ये रे का चिन्ह हटेगा तब रे ऋषि बनेगा हर हाल में, तब क्या बनेगा, रे ऋषि बनेगा हर हाल में। ठीक है जी, तो देखें भी यहाँ पर बन भी रहा है। देवेंद्र में ए की मात्रा हटी, छोटा ई बन गया, ओ की मात्रा हटी, ऊ बन गया छोटा ऊ, और अर की मात्रा हटी तो री बन गया। ठीक है, यही आपकी इसकी गुण संधि की ट्रिक है। आगे देखते हैं आप, वृद्धि संधि का नियम क्या कहता है, इस बात को भी समझे। वृद्धि संधि में बता देता हूँ, 2 मात्रा मिलेंगी। वृद्धि संधि की ट्रिक है 2 मात्रा, या तो ये वाली 2 या औ से औरत वाली 2।
समझ गए आप, ये 2 मात्रा मिलेंगी, खेल खत्म आपका। तत्रैव, तत्र प्लस एव, वनौषध, वन प्लस औषधि, हो गई ट्रिक, बेहतरीन काम कर गई। यण, यण में तो आपको बस 3 चीज मिलेंगी, ये तीनों याद रखनी है, या तो बीच में यह मिलेगा, समझते जाना मेरी बात को, या आपको वह मिलेगा, और या आपको क्या मिलेगा, या आपको रे मिलेगा। कैसे जी, अब समझते हैं कैसे। देखिए इसमें जो बनेगा ये बनेगा आपका ई से शुरू होता है, ई या उ या अर के साथ में, री के साथ में, यानी कि ई उ या री के साथ में, ई उ या री के साथ में क्या क्या मिलेगा, असमान स्वर आएंगे, यानी कोई सा भी स्वर आ सकता है, हमें नहीं पता, लेकिन ई के साथ में ई नहीं आ सकता, उ के साथ में उ नहीं आ सकता, और री के साथ में री नहीं आ सकता। इसके अलावा कुछ भी आ जाओ, इसके अलावा कुछ भी आ जाओ, वो ई के साथ अगर कुछ भी आया है तो बनेगा ये, उ के साथ अगर कुछ भी आया तो बनेगा वे, री के साथ अगर कुछ भी आया तो बनेगा रे। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। उदाहरण देखेंगे, जैसे हमने देखा कि यहाँ देखो यदि, यदि में छोटी ई की मात्रा आ रही है, और इस छोटी ई के साथ में आ आया हुआ है, आ आया हुआ है, आप समझ पा रहे हैं। तो होगा क्या कि ये ई हट जाएगी, ई की मात्रा, समझ रहे हैं जी, और ये ए हट जाएगा, और इनकी जगह पर बनेगा ये, तो ये बनता फिर मेरा ये आधा दे ये पी, यद्यपि बनता। और यद्यपि को जब हम लिखते हैं सही तरीके से तो ये इस तरीके से लिखते हैं। बोलो बात क्लियर है क्या। ऐसे स्वागत को समझ लेते हैं, सु प्लस आगत, उ की मात्रा आई लास्ट में, यहाँ आ आया, ऐसा मान आ गया। अब इन दोनों को काट कर क्या बनेगा, ये वे बनेगा वे। तो जब मैंने उ की मात्रा हटा दी तो ये से जो बचा ये आधा बचा, और वे बन गया आगे, और फिर बाकी का जो बचा उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, बाकी का जो बचा उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, वे और आगत वागत। बोलो बात क्लियर है क्या। चलिए आगे यहाँ पर देखेंगे आप, धात्रंश, धात्रंश की बात करें, धात्र प्लस अंश बन जाएगा। धात्रंश का क्या बनेगा, धात्र प्लस अंश। यहाँ पर देखिए री का चिन्ह आ गया, और आगे आपका अंग आ गया, अंग, या ए भी हम इसको लगा दें चाहें तो, अंग है वैसे ये वास्तव में। और ये री के साथ में कुछ भी आ जाए, मैंने आपको बताया कि वो रे रसी बनता, सॉरी रे नहीं यार, री के साथ में कुछ भी आ जाए वो बनता रे। तो अब इसके लिए हमें रे बनाना था, अब रे तो बनाना था, लेकिन इस तय के साथ में जब रे मिलेगा ना तो वो त्रैत्रिशूल बन जाता। ये जब मैंने पहली वीडियो बताई थी तब आपको बताया था कि त्रैत्रिशूल कब बनता है, तय प्लस रे के साथ बनता है त्रैत्रिशूल, तो इसलिए ये बन गया धात्रांश। बोलो बात क्लियर है क्या। ये देखिए असमान स्वर का अर्थ जो कि स्वर पद में मिले पहले आ चुके हैं वो ने आकर दूसरा कोई स्वर आएगा। असमान का मतलब है जो पहले आ गया वो नहीं आएगा, ये भी मैंने जो बताया था वही बात लिखी हुई है, आप इसको ना भी देखें कोई फर्क नहीं पड़ता। अयादि संधि, अयादि संधि तो सबसे ही आसान है, बस 4 चीज़ आपको याद रखनी है, अयादि संधि खत्म। इसमें पहली बात तो ये कि ए आई या फिर ओ आओ इनका योग होगा, ये पहले आएंगे ए आई ओ औ, और इनके साथ में आएंगे असमान स्वर, यानी इनके अलावा कुछ भी, ठीक है। अगर ए के साथ में कुछ आया हुआ है तो ए बन जाएगा, आई के साथ में आया हुआ है तो आय बन जाएगा, ओ के साथ में आया है तो अब बन जाएगा, और औ के साथ में आया है तो आप बन जाएगा। बोलो बात क्लियर है क्या। अब देखेंगे आप नयन, तो नयन कैसे बनेगा, तो भाई ए बनेगा, इसमें ए की मात्रा आपको मात्रा मिलेंगी, ओ की मात्रा मिलेगी या ओ की 2 मात्रा मिलेंगी, और एक ही शब्द के बाद मिलेंगी ज़्यादातर। इसमें आपके ऐसे शब्द आएंगे 3 शब्द के, 3 अक्षर के, 3 अक्षर के ज़्यादातर आते हैं इसमें शब्द। ये ट्रिक है इसकी, देखो ये भी 3 अक्षर का, 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 इसमें 3 अक्षर के शब्द आएंगे। और इसमें ऐसे ही आते हैं नायक, गायक,
है नहीं, श्रवण, धावक, नावक, नायिका, ऐसे शब्द मिलेंगे इसमें आपको। बहुत आसान आसान, यही ज़्यादातर इनके शब्द आते हैं। पावक, पवन, ऐसे शब्द आपको मिलेंगे। इन सब में आप क्या बताओगे? अयादी संधि बताओगे। बोलो बात क्लियर है क्या? चलिए, स्वर संधि आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। व्यंजन संधि की बात करते हैं। व्यंजन संधि के बहुत सारे नियम हैं, तो उन नियमों को पढ़ते हुए देखेंगे ध्यान से। ट्रिक के तौर पर मैंने उनको बनाया है। जब भी आपको आधा छः पूरा छः मिल जाए, आधा जय पूरा जय मिल जाए, आधा टे पूरा टे मिल जाए, आधा ने पूरा ने मिल जाए, आधा लय पूरा लय मिल जाए, संधि में अगर ये आए हुए मिल जाए, तो होगा क्या कि आधे अक्षर का जो तय कर दो, आधे अक्षर जो भी है ना इनमें से, इन सब के बदले में आधा तय बना दो बस। यहाँ पर देखो, सचित आया है, चे आ गए, तो इस आधे अक्षर का क्या बना देना? तय बनाना है। से आधा तय और चित बाद में लिख दो, हो गया। सज्जन, सत प्लस जन। तट टीका, तट तत् प्लस टीका, हो गया जी। जगन्नाथ, जगन प्लस नाथ, सॉरी जगत प्लस नाथ। उल्लास, उत प्लस लास। बहुत आसान है, जो भी ट्रिक बताई उसी से हमारा काम चल गया। दूसरी ट्रिक, दूसरी ट्रिक अगर हम देखें तो तय आ जाए तो दे कर दो। तय आ जाए तो क्या कर देना? दे कर देना हमें। जैसे उत्थान आया, तय आया था तो उद प्लस दान। सत्कर्म आया तो सद प्लस कर्म। समझ पाए जी आप मेरी बात? चलिए आगे समझते हैं। ट्रिक नंबर 3 यहाँ पर क्या काम करेंगे? ट्रिक नंबर 3 में हम क्या काम करेंगे इसको समझ लेते हैं। ट्रिक नंबर 3, ट्रिक नंबर 3 में आप क्या करेंगे कि वर्ग आप जानते हैं, ये मैंने पहली वीडियो में आपको बताए थे। कै खे गे घे जो होते हैं ना, एक इसको पूरा कै बोलेंगे, चे छे जय झय को हम पूरा चे वर्ग बोलेंगे। तो कोई भी वर्ग है नहीं, ये चे छे टे ते पे, गे जे डे दे बे गजड दब, ये होगा आपका पंचम अक्षर। तो ये के पहला जो अक्षर है सभी वर्गों का पहला अक्षर है, ये तीसरा अक्षर है और ये पांचवा अक्षर है सभी वर्गों का, अगर मैं सभी वर्गों के हिसाब से इसको देखूं। अब इसमें हुआ क्या कि ये चेंज हो जाएंगे भाई। किस किस में चेंज हो जाएंगे इसको समझो। किस किस में चेंज हो जाएंगे कि भाई ये जो आपका तीसरा है ये पहले में चेंज होगा, और पांचवा है ये भी पहले में चेंज हो जाएगा। यदि तीसरा वर्ग आ जाए तो पहले वर्ग हो जाता है, यदि पांचवा आ जाए तो भी पहला हो जाता है, और पहला आए तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे यहाँ पर देखेंगे अब हम, जगदीश, दे तीसरा आ गया तो जय की जगह पहला बन जाएगा, और पहला क्या बनेगा इसी वर्ग में? तो तय बनेगा इसका पहला। तो जगत प्लस ईश, वागीश, वाक प्लस ईश, ठीक है। सणमाश, सट प्लस माश, सुबंत, सुप प्लस अंत। उम्मीद है आप समझ पाए, बहुत आसान था। आगे देखते हैं। तय या दे के बाद अगर आपका शय शलजम आ जाए तो क्या होगा? चेंज हो जाएगा। ये तय दे जो है ये तो बन जाएंगे चे, और ये शय जो है ये बन जाएगा छे। देखें यहाँ पर आया सत प्लस शास्त्र, तय आया और तय के साथ में से आया, तो ये बन गया आपका छः, और ये बन गया आपका चे। आधा है तो आधा ही चे बनेगा, तो सच्छात्र। आगे हम देखें, उत प्लस शिष्ट, उत प्लस शिष्ट, तय आया और शय आ गया, तो ये बन गया उच्छिष्ट। नियम देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है मैं का नियम। मैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, देखेंगे मैं का नियम। मैं हो तो चेंज हो जाएगा अनुनासिक में, यानी अंकी बिंदी में। जैसे सम प्लस कल्प तो संकल्प हो गया, किम प्लस चित तो किमचित हो गया। आगे देखेंगे, से के पहले ए आ छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए, बस से के पहले क्या आ जाए? ए आ को छोड़कर बाकी कोई भी स्वर आ जाए इससे पहले, से के पहले, तब क्या होगा कि
कि जो से है ये आपका इस से षटकोण में बदल जाएगा। जैसे यहाँ देखें अगर हम, तो नी प्लस सिद्ध, तो इस से पहले ई की मात्रा आ गई तो निषिद्ध हो जाएगा। युधि प्लस स्थिर, युधिष्ठिर आ जाएगा। बोलो बात समझ गए हैं क्या आप? आगे देखेंगे 5वां नियम है, आधा च और छ हो तो च हटा देते हैं, लेकिन सेकंड पद में अगर छ से शुरू होगा, सेकंड पद जो है वो फिर छ से शुरू होगा, च को हटा देंगे तो। जैसे परिच्छेद था तो च हटा दिया, छ से शुरू हो गया। लक्ष्मी छाया था, छ हटा दिया, छ से शुरू हो गया। यानी कुल बस छ ही हटाना हमको इसमें, च चरखे को हटा देना इसमें से, ये समझ लो आप बस। विच्छेद था, वी च हटा दिया, छ से शुरू होगा छेद। आगे समझते हैं विसर्ग संधि। 3 संधि मैंने आपको बताई थी, स्वर व्यंजन, और तीसरी चल रही है यहाँ पर विसर्ग संधि। विसर्ग संधि और भी आसान, विसर्ग संधि और भी आसान। ओ का विसर्ग कर देते हैं, ओ की मात्रा आपको दिखाई दे, इसका विसर्ग कर दें। ओ के बाद सघोष ये वे रे ले हों तो विसर्ग हो जाएगा, ये रे ले वे हों, या फिर कोई भी सघोष हो। सघोष मैंने आपको बताया था कि सारे स्वर भी आपके सघोष होते हैं ओ के बाद। अब देखेंगे हम, अधोवस्त्र, अधय प्लस वस्त्र, मनोकूल, मनः प्लस कूल, यशोदा, यशः प्लस दा, मनोविकार, मनः प्लस विकार। अरे समझ आया आपको? आगे देखते हैं अगले तरीके से, तीनों से जो हों, तीनों से हों तो इसका क्या होगा, विसर्ग कर दो। अगर तीनों से आपको मिल जाए तो इनका विसर्ग कर देना। जैसे निश्चल, निश्चल, तो इसका निहि प्लस चल। और जो तीनों से जो है जनरली आधे होने चाहिए, निश्चल निहि प्लस चल। दुष्ट, दुह प्लस टे। विस्तार, विह प्लस तार। नमस्कार, नमः प्लस कार। उम्मीद है आप समझ पाए हैं। अब यहाँ पर देखो, आधा से पूरा से हो, आधा से पूरा से हो, आधा से पूरा से हो, तो क्या करेंगे, आधे वाले का विसर्ग हो जाएगा और पूरा वाला न्यों का त्यों ही रहेगा। दुशील, दुह प्लस शील। निस्संदेह, निह प्लस संदेह। ठीक है। इसके अलावा इसका जो आगे होता है, आधा रेह को हटाकर विसर्ग कर देंगे। आधा रेह अगर आपको कहीं मिल जाए तो उसको हटाएंगे, विसर्ग कर देंगे। निर्गुण, तो निह प्लस गुण। दुर्गम, दुह प्लस गम। निराशा, निह प्लस आशा। आगे देखेंगे आप, ई या ऊ के बाद रे हो तो इसका चेंज क्या करेंगे, ई या ऊ का जो हो जाएगा ना, ई या ऊ हो जाएगा। यानी बड़े ई और बड़े ऊ का बड़ा ई, छोटा ई या छोटी यू हो जाएगा। ठीक है, बड़े का छोटा हो जाएगा। कुल मिला के ये बात समझनी है आपको। और विसर्ग तो उसमें बनेगा ही बनेगा, विसर्ग तो इसमें बनेगा ही बनेगा। जैसे नीरज था तो आपने तोड़ा, निह प्लस रज। निरोग था, निह प्लस रोग। नीरव था, निह प्लस रव। समझ पाए आप? चलिए आगे देखें, अगर हम स्वर विसर्ग, स्वर्ग के बाद अगर विसर्ग आ जाए और स्वर हो, बाद में क्या हो, स्वर हो, तो विसर्ग हटा देंगे। जैसे अतः प्लस एव, अतः प्लस एव, तो इसमें अतएव हो जाएगा। यशः प्लस इच्छा, यश इच्छा हो जाएगा इसका। ठीक है, इसका नियम नंबर 7 देखेंगे। ए और आ के बाद में अगर विसर्ग आ जाए और इनके बाद में आपको क्या मिले, कै खे पे फे ये शब्द मिल जाएं, तो विसर्ग नहीं हटता, सेम लिखा जाएगा ज्यों का त्यों। जैसे प्रातः काल, तो प्रातः काल को विसर्ग सहित लिखते हैं। मनो कल्प, कल्पत, तो मन है कल्पत, सेम लिखेंगे इनको, कै खे आ जाएं या पे फे आ जाएं। तो ये संधि आपकी खत्म हुई। उपसर्ग, अच्छा उपसर्ग मैंने इसका मतलब पहली वीडियो में नहीं पढ़ाए थे, तो अभी हम उपसर्ग देख लेंगे जल्दी से। इसमें उपसर्ग क्या होंगे जी, तो मूल शब्द के जो आगे जोड़े जाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। बहुत आसान है उपसर्ग। उपसर्ग कुछ ये हैं, इन उपसर्गों को थोड़ा सा दिमाग में रखना, तुरंत आंसर आ जाएंगे आपके। ए, अब, अप, उप, अप, अपि, अभी, अति, अधि, अनु, सम, सु, नी, वी, निर, निस, दुर, दुस, प्र, पर, प्रति, पर्या। ठीक है जी, तो ये सभी आपके हैं। जैसे यहाँ पर देखें प्रहार, तो प्रहार में क्या अलग हो रहा है आपका, प्र अलग कर दो, तो प्र उपसर्ग है और हार इसका मूल शब्द है।
एक शब्द में दो उपसर्ग भी हो सकते हैं, इस बात को भी ध्यान रखें। जैसे अप्रत्याशी, तो इसमें एक ए है और एक इसमें प्रत्यय, ठीक है जी। तो अप्रत्याशी, दोनों उपसर्ग हैं इसके अंदर। चलो, पीछे जो शब्द बचे उसका अर्थ जरूर निकलना चाहिए, इस बात को ध्यान रखेंगे। जैसे निर्बल, निर प्लस बल, दुशासन, दुह प्लस शासन, अभ्यास, अभि प्लस याश, अत्यधिक, अति प्लस धिक, ठीक है। तो ये सारे उपसर्ग हैं आपके। प्रत्यय की बात अब कर लेता हूँ। प्रत्यय शब्द के पीछे जोड़े जाते हैं, प्रत्यय शब्द के पीछे जोड़े जाते हैं। जो मूल शब्द है उसके पीछे लगते हैं प्रत्यय। प्रत्यय के भेद होते हैं कृंत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। धातु के अंत में जोड़े जाते हैं कृंत प्रत्यय, ठीक है जी। और धातुओं को छोड़कर शेष शब्दों में जो लगे हुए हैं उनको बोलते हैं पदित, तदित प्रत्यय, ठीक है। जैसे संज्ञा, विशेषण, इनमें अगर यूज हो। यहाँ पर हम अगर देखें, उदाहरण करें तो भलाई, भला प्लस आई, घुमक्कड़, घूमना प्लस अक्कड़। कभी कभी एक शब्द में दो प्रत्यय भी होते हैं, इस बात को भी आप समझें। जैसे समझदारी, समझ प्लस दार प्लस ई, समझ प्लस दार प्लस ई। तो ये दोनों क्या हैं? दोनों आपके प्रत्यय हैं, दार भी और ई भी। चलिए, तो ये उपसर्ग और प्रत्यय भी आपके खत्म हो गए। इसके बाद हम रस पढ़ते हैं। रस, और रस इम्पोर्टेंट है, रस आता भी है, रस में रस ही आ जाएगा, आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो। देखिए, रस का अर्थ होता है आनंद। रस का अर्थ क्या होता है मेरे भाई? आनंद होता है। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसी को हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। जिस आनंद की अनुभूति हो उसे क्या कहेंगे? रस कहेंगे। इस बात को आप भली भांति परिचित होंगे, रस किसको कहते हैं। पढ़ने के बाद आनंद हमें मिला जिसे, उसे ही रस कहेंगे। काव्य की आत्मा किसे माना गया है? तो काव्य की आत्मा रस को माना गया है। रस के अंग अगर बात करूं तो रस के 4 अंग होते हैं जनरली। क्या क्या अंग होते हैं, जरा चारों की अगर हम बात करें। पहला हम इसका अंग देखेंगे, स्थायी भाव। स्थायी भाव में क्या होता है भैया? स्थायी भाव में क्या होता है? स्थायी भाव जो होता है, भाव होता है या मुख्य भाव होता है। इसमें रति, जुगुप्सा, है ना, हास, ये सब इसके भाव होते हैं। तो स्थायी भावों की संख्या जो है 9 है। स्थायी भावों की संख्या 9 है। रसों की संख्या 4 है। रसों के अंग कितने हैं? 4 हैं। रसों के अंग 4 हैं, ठीक है। और स्थायी भावों की संख्या 9 है। रस का आधार इसे ही कहते हैं। ये जो स्थायी भाव है ना, इसी को रस का आधार कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखें आप, एक शब्द आपको दिखाई दे रहा होगा, सॉरी, एक नोट आपको